दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों एलोपैथी को लेकर विवादित बयान देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा रामदेव पहले ही आईएमए के निशाने पर है। जी हां, और अब बिहार के मुजफ्फरपुर न्यायालय में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। जी हां, परिवारवाद सत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का मजाक उड़ाया है। जी हां, साथ ही साथ लोगों में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है उसको बढ़ाने का काम किया है। जी हां, इस मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवारवाद पत्र दायर किया गया है। परिवारवाद पत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 21 मई को अलग अलग न्यूज चैनल पर एलोपैथी को लेकर न केवल आपत्तिजनक टिप्पणी की बल्कि इसे स्टूपिड तक करार दे दिया। यह बाबा रामदेव ने कोरोना से लोगों की मौत का भी माहौल उड़ाया। यह योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में परिवारवाद दायर किया गया है। उनके ऊपर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं भी लगाई गई है। दोस्तों आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जी हां, सभी सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में कई कार्यों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड पर लगी फोटो से खुश नहीं रहते हैं। जी हां, कई बार तो लोगों का मजाक भी उड़ जाता है आधार कार्ड की फोटो की वजह से। अगर आप भी उनमें से हैं जो आधार कार्ड में लगी फोटो से खुश नहीं है और उसे बदलवाने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको बता दें कि आप आसानी से ये फोटो बदल सकते हैं। जी हां, आप ये आसानी से बदल सकते हैं। यूआईडीआई आधार कार्ड धारकों को आधार कार्ड पर लगी अपनी फोटो को अपडेट कराने की अनुमति देता है। यहां हम आपको आधार कार्ड के अच्छी फोटो लगवाने का आसान तरीका बता रहे हैं। यह कार्ड धारक अपने निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप आधार कार्ड में अपने फोटो कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआईडीआई की वेबसाइट uidi.gov.in पर लॉगिन करना होगा और आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस आधार नामांकन फॉर्म को भरकर इसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जमा करना होगा। जी हां, अब आधार नामांकन केंद्र पर कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेगा। अब आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी आपका फोटो लेगा। जी हां, अब आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी शुल्क के रूप में 25 रुपये प्लस जीएसटी लेकर आपके आधार कार्ड में फोटो अपडेट कर देगा। जी हां, आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी आपको यूआरएन के साथ एक क्लिप भी देगा। जी हां, आप इस यूआरएन का उपयोग करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड फोटो बदला है या नहीं। आधार कार्ड फोटो के अपडेट होने के बाद नए फोटो के साथ एक अपडेट आधार कार्ड को यूआईडीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जी हां, आप इसी तरीके से अपने आधार कार्ड में पुराने फोटो को बदलकर नए फोटो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों देश भर में फैले कोरोना के बीच बैंकों ने अपने काम करने के घंटे कम कर दिए हैं। जी लेकिन 1 जून से राज्य में लागू पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। जी इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने काम करने के घंटों को बढ़ा दिया है। जी अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाना है तो फिर ये आपके लिए जरूरी खबर है। जी बैंक में पहले सिर्फ 4 घंटे कामकाज हो रहा था, जिसको अब बढ़ाकर 6 घंटे करने का ऐलान किया है। जी आपको बता दूं कि 1 जून से देश के सरकारी बैंक एसबीआई में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कामकाज होगा। अगर आप भी एसबीआई ग्राहक हैं तो फिर बैंकिंग काम के लिए 4 बजे तक ब्रांच जा सकते हैं। जी हां, देश में अब कोरोना की स्थिति में सुधार आ रहा है, जिसके चलते बैंक ने काम करने के घंटे को बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, बैंक का समय 1 जून 2021 से बदल दिया गया है। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की होड़ मच गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हैट्रिक जीत के बाद इसमें से कई घर वापसी को बेकरार है। इनमें कईयों ने खुला पत्र लिखकर ममता बनर्जी से घर वापसी की फरियाद की है। तो कईयों ने सार्वजनिक रूप से इसका संकेत दिया है। यह बीजेपी के सीनियर नेता और मेघालय त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मेरी आशंका सही साबित हुई है।
मुझे लगता है कि टीएमसी से आए अधिकांश लोग वापस चले जाएंगे। मैं जल्द ही दिल्ली जाकर सीनियर लीडरशिप को उन नेताओं की अध्यक्षता की पूरी रिपोर्ट दूंगा जो चुनाव की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। यह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोनाली गुहा, फुटबॉलर से पॉलिटिशियन बने दीपेंद्र विश्वास, सरला मुर्मू सहित कई नेता खुलकर ममता बनर्जी से पार्टी में वापसी की फरियाद कर चुके हैं। जी हां, टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के करीब 8 जीते हुए विधायक और बीजेपी के कुछ सांसद भी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। हाल ही में मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय ने भी ममता बनर्जी की आलोचना करने पर पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पार्टी को जीत का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है। यह माना जा रहा है कि यही कारण है कि सरकार संक्रमण दर में कमी और स्वस्थ होने वालों की दर की वृद्धि के बावजूद भी लॉकडाउन खत्म करने से बच रही है। यह लॉकडाउन के बाद राज्य में यानी कि बिहार में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। यह बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 5 मई को राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया था। 5 मई को राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 78.38 दर्ज की गई थी, जबकि 2 जून यह दर 97.25% तक रह गई। इस तरह देखें तो लॉकडाउन लगाए जाने के बाद स्वस्थ होने की दर में 18.87% की वृद्धि हुई है। यह बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में 5 मई को 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। इस दौरान 11,726 लोग कोरोना को मात देकर संक्रमित मुक्त हुए थे। इस दिन राज्य में रिकवरी रेट 78.38% दर्ज किया गया था। दोस्तों, इन दिनों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जन को परेशान कर रखा है। जी हां, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस समय 1 लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गई है। जी हां, यही हाल पटना में भी है। जी हां, पटना में भी अभी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बिक रहे हैं 1 लीटर में। जी हां, पर दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमत अलग अलग है। जी हां, ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता कहां पर मिलता है, कौन से देश में मिलता है? क्या कोई ऐसा भी देश है जहां इसकी कीमत भारत से भी ज्यादा है? तो पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो दुनिया में यह सबसे सस्ता वेनेजुएला में है। जी हां, वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 46 पैसे है। जी, दूसरे नंबर पर ईरान आता है जहां इसकी कीमत 4 रुपये 24 पैसे है। जी, अंगोला में पेट्रोल 17 रुपये 88 पैसे है। जी, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल का रेट पानी की तरह सस्ता है। जी हां, बाजार में अगर आप 1 लीटर पानी खरीदने जाते हैं तो फिर आपको 1 लीटर में 20 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वेनेजुएला ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। आपको बता दूं कि आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि वेनेजुएला में धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है। देश के आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद भी यहां की सरकारी ईंधन पर सब्सिडी देती है। पेट्रोल के सबसे महंगे रेट की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल डीजल प्राइसेस.com की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक हांगकांग में पेट्रोल 169 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री जूही चावला 5G तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। जी हां, जूही चावला के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाछानी ने एक याचिका में अदालत में कहा है कि वे सरकारी एजेंसियों को आदेश दें कि वे जांच करके पता लगाएं कि 5G स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। यह याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस जांच पर किसी भी निजी कंपनी व्यक्ति का प्रभाव ना हो। करीब 5000 पन्नों वाली इस याचिका में कई सरकारी एजेंसियां जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुछ विश्वविद्यालयों और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पार्टी बनाया गया है। यह जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वाछानी के वकील दीपक खोखला ने कहा है कि ऐसी तकनीक से गंभीर खतरे हैं। हमारी गुजारिश है कि 5G को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक सरकार पुष्टि न कर दें कि इस तकनीक से कोई खतरा नहीं है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। इस याचिका पर जूही चावला से बात नहीं हो पाई। वह अभी भारत से बाहर केप टाउन शहर में है। दोस्तों, वीकेयू लीडर राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जी ऐसे में एक और ट्वीट करके राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। इससे पहले राकेश टिकैत ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई इतनी बड़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी।
जी राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है वो। जी राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि कृषि के तीनों काले कानून फांसी का फंदा साबित होंगे। किसानों के लिए जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से चल रही स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी बच्ची के वायरल वीडियो के बाद सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षा दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। यह पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 30 से 45 मिनट की अधिकतम 2 सत्रों में होगी। यह इसी तरीके से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं के अधिकतम 4 सत्र ही होंगी। यह हर सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट के बीच होगी। वायरल वीडियो का उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद संज्ञान लिया था। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी की, जिसे एलजी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में वर्चुअल क्लास में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। यह वर्चुअल क्लास के दौरान आनंदमयी शिक्षा के साथ दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में बताने पर जोर रहेगा। यह बच्चों को कहानी लिखना और सुनना, ड्राइंग, नए शब्दों को सीखना, तस्वीरें पहचानने, पढ़ने जैसे रोचक होमवर्क देने को कहा गया है। यह इसके साथ छोटे बच्चों और अभिभावकों के साथ ऑनलाइन बैठकर उन्हें तनाव मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूक करने जैसे गतिविधियां आयोजित करने को कहा गया है। दोस्तों बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से गर्माहट ला दी है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हाल के दिनों में अपने बयानों और बैठकों के जरिए सुर्खियों में हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ अकेले मुलाकात करके नई बहस छेड़ दी है। आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है? जीतन राम मांझी की हालिया बयान और लालू प्रेम क्या सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है या फिर आने वाले दिनों में बिहार में बड़ी राजनीतिक उलटफेर के संकेत हैं? ये सारे सवाल बिहार की सियासत में तैर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शादी की सालगिरह के मौके पर दिल छू लेने वाला बधाई संदेश दिया था। मांझी ने लालू प्रसाद यादव को शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए कहा कि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहकर जनता की सेवा करते रहें, यही कामना है। जीतन राम मांझी की इस बधाई के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। एनडीए पर सवाल खड़े करने के बाद मांझी ने लालू प्रसाद यादव को शादी की सालगिरह की बधाई दी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई। ये किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत तो नहीं है। जी हां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती और पार्टी की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों उस समय एनडीए के नेताओं को चौंका दिया था जब कोरोना का टीका लेने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर सवाल खड़ा कर दिया था। इसके बाद मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीके के प्रमाण पत्र पर अगर तस्वीर होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर होनी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद विपक्ष भी खुलकर मांझी को समर्थन दिया और एनडीए पर सवाल खड़े किए। आरजेडी ने कहा है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले। जीतन राम मांझी के बयान और पिछले दिनों लालू यादव को शादी की सालगिरह की बधाई देने के बाद गर्म हुई सियासत पर आरजेडी ने खुलकर बात रखी है। जी हां, आरजेडी नेता मृत्यु एनजे तिवारी ने कहा है कि एनडीए में मांझी को तवज्जो नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ नेता होने के बाद भी किसी भी फैसले में उनकी राय नहीं ली जाती है। यह मांझी के आरजेडी में शामिल होने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले हैं और कोई किसी के परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। यह बिहार में गरमाई सियासत के बीच कांग्रेस ने खुला ऑफर देते हुए उन्हें पुराने कांग्रेस याद कराया। यह कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जीतन राम मांझी आज भले ही एनडीए में हो पर वह पुराने कांग्रेसी है और मंत्री भी थे। आज एनडीए में वह असहज हैं। ऐसा लगता है कि मांझी की एनडीए में मोह भंग हो गया है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर वह कांग्रेस में आते हैं तो फिर उनका दिल से स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने एक बार फिर से एक बयान देकर हलचल तेज कर दी है। यह सपा सांसद एस.टी. हसन ने इससे पहले भी एक बयान दिया था जिससे विवाद हुआ था। यह सपा सांसद ने कहा है कि 10 दिन में दोनों तूफान का आना और कोरोना महामारी की वजह से हजारों जानों का जाना यह सब निशानी है पिछले 7 साल में सरकार द्वारा की गई नाइंसाफियों की। यह सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने बीजेपी पर जोरदार तंज कसा है। यह सपा सांसद
ने कहा है कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। यह दूसरा एक और कानून बना दिया गया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियों हुई है, जिसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं। यह सपा सांसद का इशारा ताऊती और यास तूफान की तरफ था। यह उन्होंने कहा है कि आसमानी आफत भी आई हुई है। यह कोरोना के चलते हजारों लोग मर गए हैं। जब नीचे वाले इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वाला इंसाफ तो करता ही है। आपने देखा नहीं, इंसानों की लाशें कुत्ते खा रहे थे और लाशें नदियों में बहा दी गई, शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गई। आखिर कौन सी सरकार है ये? क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है ये? सपा सांसद एसटी हसन का मन इतने भर से नहीं भरा। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह की सरकार और हाकिम है, उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती है। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। वही कोरोना की वैक्सीन की शॉर्टेज भी बनी हुई है। जी दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले और इलाज से जुड़ी दवाओं की कमी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। जी हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें दुख होता है कि हमने कितने युवाओं को इस बार खो दिया। आप ऐसों की जिंदगी बचाने में लगे हैं जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मत दीजिए, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो फिर कम से कम प्राथमिकताएं तो तय करें। यह दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने वैक्सीन और दवाओं पर केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को अस्पष्ट और सरकार को प्राथमिकता तय करने में नाकाम बताया है। कोर्ट ने केंद्र को उसकी मौजूदा नीतियों को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि युवाओं को प्राथमिकता दीजिए, इन्हीं पर भविष्य निर्भर करता है। युवा प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा देते हैं क्योंकि उनके ऑफिस को इसकी जरूरत होती है। दोस्तों, कोरोना के चलते सीबीएसई के बाद अब सीआईएससीई ने भी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। यह सीआईएससीई के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। यह बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि अभी रिजल्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह अगले कुछ दिनों में यह तय किया जाएगा कि छात्रों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद अब इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आईएससी बोर्ड परीक्षा को भी रद्द किया गया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर यह बताया गया है कि छात्रों को आगे परीक्षा देने का भी विकल्प दिया जाएगा। हालांकि सीआईएससीई ने अब तक यह तय नहीं किया है। दोस्तों, दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर कृषि सेस में कटौती करने पर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म किया और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमत में कमी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। एग्रीकल्चर सेस भी हटाने पर विचार संभव है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में फैसला संभव है। यह मसूर, काबुली चना जैसी दालों पर अभी 10% ड्यूटी लगाने की संभावना है। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के बक्सर जिले से है, जहां पर ग्राहकों के बैंक खाते से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हां, जिले के सिमरी प्रखंड के आशा पडरी गांव में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मसला है। इस बैंक में ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए अचानक से गायब हो गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बात की जानकारी ग्राहकों को मिली तो फिर सैकड़ों ग्राहक बैंक पहुंचे तथा हंगामा शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला है कि लगभग 2 करोड़ की राशि बैंक के द्वारा ग्राहकों के खाते से गायब कर दी गई है। यह बैंक मैनेजर भी फरार बताया जा रहा है। कई खाता धारकों से बात करने पर पता चला है कि किसी के खाते से 14 लाख तो किसी के खाते से 17 लाख रुपए गायब हो गए हैं। यह वही जब इस मामले पर बैंक कर्मी से पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उच्च अधिकारियों को मसले से अवगत कराने की बात कही गई है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी 2 छोटे दलों के बूते टिकी हुई है। जिन 2 दल के सहारे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उनके नेताओं का मन डोल रहा है। यह दोनों दल के नेताओं ने कई दफे मन डोलने का सबूत खुद ही पेश किया है। बिहार के सबसे बड़े दल राजद के नेता मांझी सहनी की नाराजगी से अंदर ही अंदर खुश हैं। यह बिहार के राजनीतिक गलियारों में जीतन राम मांझी के एक बार फिर से पलटी मारने के चर्चा के बीच मांझी ने अब सफाई दी है। हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष जीतन
राम मांझी ने ऐलान किया है कि हम एनडीए में ही हैं और एनडीए में ही रहेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आगे ये भी कहा है कि गरीबों के मुद्दे पर हम अनुरोध पूर्वक आवाज उठाते रहेंगे। मामला गर्माते देखकर जीतन राम मांझी के बयान देकर कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की गई। राजद ने कहा है कि नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ जेडीयू बीजेपी खा रही है। सरकार में इन दोनों नेताओं की कोई पूछ नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वह सिर्फ मांझी और सहनी की वजह से हैं। इसके बाद भी इन छोटे दल के नेताओं की कोई पूछ परख नहीं है। इन दोनों नेताओं से कोई भी राय नहीं ली जाती है। इनके ही बल पर बिहार में सरकार बनी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तवज्जो नहीं मिलने से मांझी सहनी कई बार नाराजगी भी दिखा चुके हैं। अब वे क्या फैसला लेंगे ये वही बताएंगे। लालू प्रसाद से मांझी जी का संबंध किसी से छिपी नहीं है। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब देखना होगा मांझी जी क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस ये तो कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।